मैं छोटी उम्र में ही बहुत जवान और खूबसूरत दिखती थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म भरा हुआ था और मैं 18 साल की लड़की लगती थी। मैं सब बहनों से छोटी थी, लेकिन अपनी जिस्म की वजह से मैं उनसे बड़ी और खूबसूरत लगती थी। इतनी छोटी उम्र में मैं 40 नंबर पहनती थी। मैं जब भी बाहर जाती तो हर कोई मेरी तरफ देखता। मैं जिस गाड़ी में स्कूल जाती, वह ड्राइवर भी मेरे ऊपर नजरें जमाए रखता। स्कूल में टीचर मेरे सर पर जानबूझकर आकर खड़ा हो जाता था। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था। एक दिन मैं बाजार कपड़े खरीदने गई तो मैं एक बहुत बड़ी शॉप पर दाखिल हुई। मुझे एक जोड़ा पसंद आ गया। मैंने दुकानदार से कहा कि मैं यह पहनकर चेक करना चाहती हूँ। दुकानदार मेरी तरफ देखकर फौरन मान गया। कहने लगा, मैं भी आपसे यही कहने लगा था कि आप ये पहनकर चेक कर लें। मेरे घर वाले बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। मैं चेंजिंग रूम में कपड़े पहनने लगी। दुकानदार मेरे पास आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगा, आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें यह सूट फ्री में दूंगा। बस तुम्हें 5 मिनट अपने दोनों मेरे मुंह में, मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं अभी अभी नई नई जवान हो रही थी और जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। लेकिन मेरा जिस्म दूसरी लड़कियों की तरह नहीं था। तो मेरे जिस्म का नाजुक हिस्सा 14 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ा और हसीन था। मेरे घर वाले हर वक्त मुझे डांटते रहते थे। मेरी माँ और बहन मेरे पीछे ही पड़ी रहती थीं और मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मेरे सर पर इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ दिया गया था। मैं अभी सही तरह से दुपट्टा भी संभाल नहीं सकती थी। जब मेरा दुपट्टा गिर जाता तो मेरी माँ मुझे बातें सुनाती और कभी कभार एक हाथ लगा भी देती कि तुम्हें ज़रा भी अक्ल नहीं है, तुमसे दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता। दुपट्टा ठीक से लिया करो, बेशर्म कली की। लेकिन उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातें मेरे सर से ऊपर गुजर जाती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि वह बार बार मुझे दुपट्टा लेने के लिए क्यों कहती रहती है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वह मुझे सारा दिन लान तान करती रहती थी और अक्सर मुझे मारती भी थी। और मुझे इस बात की हैरान गोइथोंग ने के बावजूद भी सबसे खूबसूरत और बड़ी दिखाई देती थी जैसी जैसी मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। मेरा कद काट और जिस्म भी बढ़ता जा रहा था। अपने जिस्म में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता था। मेरी दूसरी बहनें दुबली पतली थीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर मेरी सहेलियां भी मेरी जैसी नहीं थीं। वह भी बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह होती थीं। मेरी उम्र की लड़कियां भी बिल्कुल ऐसी नहीं थीं। मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती थी। मेरी हम उम्र लड़कियां स्कूल में दुपट्टा लेकर नहीं आती थीं, लेकिन मेरी माँ मुझे सख्ती से दुपट्टा लेकर जाने देती थीं। मैं माँ से बहुत बार कहती कि माँ, मुझसे दुपट्टा ओढ़ा नहीं जाता और मेरी सहेलियों भी बिना तो दुपट्टे के ही स्कूल आती है। मुझे दुपट्टे की वजह से बहुत गर्मी लगती है। लेकिन मेरी माँ चिल्लाकर बोली, गर्मी गई भाड़ में, तुम ये चादर ज़रूर लोगी। ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी झेलना पड़े। मेरी माँ मुझे हर वक्त डांट रहा। मेरी बाकी बहनों से तो वह प्यार से बात करती, लेकिन मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती। फिर हमारी स्कूल से छुट्टियां हो गईं क्योंकि ईद करीब थी। आज चांद रात थी। हमारे सारे घर वाले बाजार जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। चांद रात को बाजार में बहुत रश होता है और बहुत सारे बुरे बुरे लड़के फिरते रहते हैं। तो मैंने माँ से कहा, मेरा उन लड़कों से क्या लेना देना, मैं उनके लिए थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो बाजार आपके साथ घूमने के लिए जा रही। जाहिर है ईद है, मुझे अपने लिए कुछ चीज़ भी लेनी है। अभी मैं अपने माँ से ये बात कर रही थी कि मेरी बहन झट से बोली हूँ कि अगर हम तुम्हें अपने साथ बाजार ले गए तो बाजार के सारे बुरे लड़की तेरे पीछे पड़ जाएंगे और सबकी नज़र तुझ पर ही होगी। जब सारे लोग तेरी तरफ देख रहे होंगे तो हमें भी शर्मेजी उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम घर में ही बैठी रहो। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है तुम हमें बता दो, हम तुम्हें वह बाजार से ला देंगे। मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बाजार घूमने का शौक़ था। मैं घर से बाहर निकालकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहनें और माँ ने मुझे बाजार जाने से इनकार कर दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है। मैं आईने के सामने खड़ी रोने लगी। मैं अपने आप को गौर से देखने लगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मुझे तो खुदा ने ही ऐसा बनाया था। इंसान के हाथ में थोड़ी होता है कि किसी का जिस्म दुबला पतला होता है, किसी का कद छोटा होता है तो किसी का बड़ा। मेरे फ्रंट का साइज़ बड़ा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी माँ तो मुझे ढंग से कुछ खाने पीने भी नहीं देती थी। मुझे खट्टी चीज़ खाने का बहुत शौक़ था,
लेकिन माँ मुझे खाने नहीं देती थी। मुझे अचार और इमली खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले यह सारी चीज़ मुझसे छुपा कर रखते थे कि पहले ही तूने खा खाकर अपना जिस्म बहुत बड़ा कर लिया है। अगर तू यह चीज़ और ज़्यादा खाएगी तो बहुत बड़ी भैंस बन जाएगी। यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन मेरी खाला की बेटी घर आई हुई थी। उसने मुझसे एक अजीब तरह की बात कह दी। वह मुझसे कहने लगी कि जिस तरह का तुम्हारा जिस्म हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फौरन गुस्से से खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी, लेकिन इतने में मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में आए हुए थे। वहां पर मौजूद सब लोग देखकर मुझे हैरान हो गए। लोगों ने मेरी माँ से अजीब तरह के सवाल करना शुरू कर दिया। हमारे रिश्तेदार कहने लगे, आप लोग ज़्यादा आते जाते भी नहीं हैं और अपनी इस बेटी को तो कहीं पर भी नहीं ले जाते। कहीं आपने इसकी शादी तो नहीं कर दी और आपने किसी को बताया भी नहीं, और फिर यह तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी माँ उनसे कहने लगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है, उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। मुझे यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उस दिन के बाद से मम्मी ने भी मुझे किसी की शादी पर ले जाना बंद कर दिया। हालांकि यही तो वह उम्र थी जब इंसान शादियों पर जाकर एंजॉय करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और खूब खाना खाता है। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरा कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ने लगीं। मुझे कपड़े भी बहुत जल्दी तंग हो जाते थे, इसलिए नए कपड़े लेने पड़ते थे, जिस पर माँ मुझे डांट थी कि तेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है जो तुझे हर 4 महीने बाद नया जोड़ा लेकर दे। मैं इस तरह की सारी बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। मेरी एक क्लासमेट थी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका भाई दुबई रहता था। एक दिन मैंने उससे से बात की। उसने मुझसे कहा कि एक दवा होती है जिससे यह मसला हल हो सकता है। अगर तू वह मेडिसिन खा ले तो तू भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे वह मेडिसिन ला दो, मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगी ला दूंगी। यह कहकर मैं पुरसुकून हो गई। 2-3 बाद एक दिन माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मुझसे कहने लगे कि तुम तैयार रहना। मैं हैरान हो गई। हालांकि मुझसे बड़ी अभी बहनें थीं, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे क्यों सबसे पहले ब्याह रहे थे। मैं उनके लिए एक तरह का बोझ थी। जल्द से जल्द वह मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं माँ से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मेरी माँ थी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मैं भी उनकी बेटी हूँ, और वह भी सबसे छोटी छोरी। बेटियां तो बहुत लाडली होती हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा बातें मैं ही सुन रही थीं। अपने वजूद की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या सहाना पड़ रहा था। इसलिए घर वाले मेरे जिस्म की वजह से ही मेरी शादी सबसे पहले करना चाहते थे। शाम को मैंने काला जोड़ा पहन लिया। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? यकीनन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि काला रंग मुझ पर बहुत जचता था। मेरी माँ ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझसे एक सवाल पूछ लिया, तुमने इस सूट के साथ यह दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। मैंने कहा, यह बहुत छोटा है। माँ ने दूसरी बहन को आवाज़ दी कि दूसरा दुपट्टा लेकर आओ, वह इस सूट के साथ चल जाएगा। मेरी बहन दूसरा दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, यह बहुत बड़ा दुपट्टा है। माँ कहने लगी कि बड़ा है तो क्या हुआ, तेरा जिस्म छोटा है क्या? जितना बड़ा तेरा जिस्म है वह इतने बड़े दुपट्टे में ही छुपे। उन्होंने मुझे इस तरह लपेटा कि मेरा चेहरा ही बस नजर आ रहा था। 10 मिनट बाद मुझे चाय लेकर बाहर जाना था। लड़के वाले आ चुके थे, वह लोग माँ से बातें कर रहे थे। इतने में मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि यह लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर तो मर्दों से भरा हुआ है, तेरा वहाँ पर क्या बनेगा? तुझे तो अपने आप को छुपाकर रखना पड़ेगा। मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही थी और जिस तरह से वह मुझ पर हंस रही थी, उसकी हंसी मेरे दिमाग को अजियत दे रही थी। मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 मिनट के बाद मैं चाय लेकर बाहर गई तो उन्होंने मुझसे जिस अंदाज से देखा था, उनके रद्द अमल बहुत अजीब था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा कुछ सरक सा गया, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा दुपट्टा संभाल नहीं जाता था। दुपट्टा गिरने की वजह से उनकी नज़र मेरे जिस्मों पर पड़ गई तो उनकी एक औरत माँ से कहने लगी, बहन, क्या आपकी बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है?
तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से हुई है, ये तो सबसे छोटी है, असल में बड़ी वाली पढ़ाई में बहुत लायक है, तो हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई करती रहे और कुछ बन जाए, उसके बाद उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन वह कहने लगे कि यह तो हमें शादीशुदा लग रही है, ये तो 2-3 बच्चों की माँ लग रही है। गैर शादीशुदा लड़की तो बहुत पतली होती है, लेकिन आपकी बेटी का जिस्म जिस तरह का जिस्म नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2-3 बच्चों की माँ है, और इस वक्त भी हाला लग रही है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसी नहीं, कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने के लिए तैयार हैं। अब इससे से ज़्यादा और क्या हो सकता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला ही कुछ और लग रहा है, हमारा इकलौता बेटा है, हमारा बेटा बहुत लाडला है। आजकल तो लोग ठीक ठाक लड़कियों की ही मुंह भर भर के बातें करते हैं। अगर हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले गए तो सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मुझे उनके इनकार सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे मोहल्ले में अक्सर लोग अगर लड़की को ना पसंद करते तो वह मुंह पर कुछ नहीं कहते, बल्कि इतना कह देते हैं कि वह फ़ोन पर बता देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे मुंह पर ही इनकार कर दिया था। वह लोग तो चले गए, लेकिन माँ ने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मुझे बातें सुनने को मिली है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी में इज्जत से गुजारी है, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थीं। मुझे माँ की बातों पर बहुत दुख हुआ। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह तक नहीं पूछा। फिर आखिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने चोरी चोरी मुझे वह मेडिसिन पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन आ गई है। मैंने कहा कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वह लोग मुझे नापसंद कर गए हैं, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। जिस पर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पागल, वह आखिरी लोग थोड़ी है क्या? दुनिया में लड़के ख़त्म हो गए हैं तुम्हारे लिए, और भी रिश्ते आ जाएंगे। तुम यह गोलियां खाकर स्मार्ट हो जाओ। इसके बाद मेरी दोस्त चली गई। मैंने जज्बात में आकर वह गोलियां खा लीं। मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। खैर, मेरी तबीयत खराब होने के बाद मेरे घर वालों को कुछ मुझ पर रहम आया। मैंने सोचा कि मेरे घर वाले मुझे मेरे कमरे में लेकर आए हैं, शायद उन्हें मुझ पर रहम आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे उनसे इस रवैया की अपेक्षा नहीं थी। मेरे अवसान खत्म हो गए। फिर वह मुझसे कहने लगी, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? तू किस तरह की मेडिसिन मंगवा रही है? ये किस तरह की मेडिसिन है जो तू खा रही है? और इसी तेरा यह हाल हुआ है। इसका मतलब तेरे इरादे कुछ और है। तू जानबूझकर अपना आप सबको दिखा रही है, तो सबको बताना चाहती है कि तू बहुत मोटी ताज़ी है। तेरा जिस्मानी हुस्न बहुत बड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा करते हुए मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी माँ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो जाता, मगर उनको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। माँ ने वह गो बाथरूम में फेंक दी और पानी बहा दिया। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी मौजूदगी किसी को महसूस ही नहीं हो रही। माँ ने मुझे देखा तक नहीं। दिन गुजरते गए और घर में सबका रवैया मेरे प्रति ठंडा ही रहा। न कोई मुझसे बात करता, न खाने के लिए पूछता। ऐसा लगता था कि मेरे वजूद का किसी के लिए कोई मायने ही नहीं। इस उपेक्षा और अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया था। हर दिन ऐसा लगता कि मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और मैं पागलपन की कगार पर हूँ। इसी बीच मेरे लिए रिश्ता आया। लड़की की माँ मुझे देखने आई, लेकिन वह अकेली थीं और उनकी नज़र कमज़ोर थी। मैं उनके सामने चुपचाप बैठी रही, खुद को चादर में ढक लिया। उनके जाने के बाद मेरी बहनों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर उस औरत की आंखें कमज़ोर न होतीं तो वह भी मुझे देखकर इनकार कर देती। मुझे ताने सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि मेरी लड़ाई का कोई मतलब नहीं। शादी के बाद भी मुझे शायद और भी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे अंदर एक डर बैठ चुका था कि मेरा पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। धीरे धीरे मैंने अपने दर्द को सहने की आदत बना ली। जब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो मेरी सास ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े बनवाए। उनका व्यवहार बहुत प्यार भरा था। उन्होंने मुझसे कहा कि कपड़े पहनकर देख लो। मेरी बहन ने फिर मजाक किया, अभी तो कपड़े पूरे आ रहे हैं, लेकिन बाद में तंग हो सकते हैं। मेरी सास ने उसे डांटते हुए कहा, दुल्हन के साथ ऐसा मजाक मत करो, उसका दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं। उस पल मेरी सास की बातों ने मुझे सुकून दिया। पहली बार लगा कि कोई तो है जो मेरी तरफ खड़ा है।
शादी का दिन आ गया। मेरा पति कमरे में आया। उसने अपनी शेरवानी उतारी और टेबल पर रख दी। वह सलवार कमीज में था। उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी पहली बातों ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द मेरे लिए थे। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। शायद उन्हें बधाई मिल रही थी। उन्होंने जवाब दिया, खुदा ने मुझ पर बहुत रहमत की है। मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतनी इज्जत और प्यार से देख सकता है। शादी के कुछ दिन बाद हमारे लिए घर में एक डिनर का आयोजन किया गया। मैं अपने पति के साथ पहुंची। मेरी माँ ने मुझे देखकर कहा, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कपड़े मेरे पति को पसंद हैं। मेरे पति ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहा, क्या बात है आंटी, कोई समस्या है? मेरी माँ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा। डिनर के दौरान मेरे पति ने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा, जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। उनकी यह बातें सुनकर मेरी बहनों के चेहरे उतर गए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में अब खुशियों की किरणें हैं। शादी के 7 साल बीत चुके हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मेरे पति का व्यवहार अब भी पहले दिन जैसा ही है। वह मुझे समझते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहे, लेकिन मेरे पति ने हर दर्द को प्यार और खुशी में बदल दिया। यह सब मेरी सास की वजह से संभव हुआ। उन्होंने अपने बेटे की इतनी अच्छी परवरिश की थी। अब मैं अपनी बेटी और बेटों की परवरिश उसी तरह करना चाहती हूँ, जो प्यार और देखभाल मुझे अपनी माँ से नहीं मिली, वह मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। दुखों के बाद कैसे खुशियाँ मिलती हैं, ये मैंने सीखा। अगर आपने इस कहानी का आनंद लिया तो अपनी राय ज़रूर साझा करें।